जय हिंद सभा करने वाले हैं और ये 16 जगहों पर मई के आखिरी सप्ताह में होगी और उसके अलावा ये राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी होगी। ये असल में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और वो 10 सवाल 11 सवाल हम पूछ रहे हैं जो कि जिसके बारे में कर्नल रोहित चौधरी ने बताया। पहले 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दूसरा आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी सरकार उनको पकड़ने के लिए आगे क्या प्लान बना रही है, तीसरा सीज फायर अचानक क्यों हुआ और चौथा कि ट्रंप ने कैसे ये कहा कि व्यापार के कारण हमने ये सीज फायर करवाया है, इस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पांचवा ये कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैसे पहले से ही प्लान बताकर जो आर्म फोर्सेस की टाइम स्पेस और क्वांटम की एक स्ट्रेटजी होती है उसको कैसे वो तितर बितर हुई। और उसके अलावा हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि आने वाली 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा अपराध किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने या झारखंड के मुख्यमंत्री ने। क्या प्रधानमंत्री केवल बीजेपी वोटर्स के या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के होते हैं? क्या देश केवल बीजेपी वोटर्स का है? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं आए। क्या उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? ये एक दूसरा मतलब हमारा 6वां 7वां सवाल है। ये एक और चीज कि अब टीवी पर प्रचार हो रहा है, पीआर इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेशेवर तरीके से हम किसी मुद्दे को संभालते थे, लोगों तक पहुंचता था, संवाद जाता था, लोगों को सही तरीके से मालूम होता था, वो कहां चला गया? दिन भर हम प्रचार माध्यमों में और उसमें भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं जिसमें वो डांगरी पहन के, कहीं बैटल जैकेट पहन के वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक तरीका था हमारा परिपक्व तरीका, संस्थागत तरीका, वो कहां चला गया? ये भी हमारा सवाल है जिसको लेकर हम जय हिंद सभा में लोगों तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये सवाल। जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, राजौरी, अखनूर तक आती है और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। 4था दिन था लड़ाई का, लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया।
हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के, तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, राजौरी, अखनूर तक आती है और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा। और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। 4था दिन था लड़ाई का। लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं।